दोस्तों नमस्कार। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 बरस पूरे कर लेंगे और उस 75 बरस पूरे होने के बाद जिनके जहन में भी ये सवाल है, क्या वाकई प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे, तो उन सवालों का जवाब आज आप खुद ही सुन लीजिए और समझ लीजिए। क्योंकि जो स्क्रिप्ट इस देश के लिए, जो स्क्रिप्ट मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए और जो स्क्रिप्ट इस देश को चलाने वालों के लिए इस दौर में लिखी जा रही है और खुद प्रधानमंत्री मोदी उस लकीर पर चलने को तैयार हैं, शायद आज उसका जवाब आपको खुलकर मिल जाएगा। यह जवाब बड़ा रोमांच पैदा करता है, क्योंकि हर घंटे हर दिन कुछ होगा और ऐसा होगा जिसकी कल्पना इससे पहले इस देश में कभी किसी ने की ही नहीं होगी। और यह कल्पना इस दौर की इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत की राजनीतिक सत्ता को ही सबसे बड़ी विचारधारा, सत्ता को ही हर ताकत का मंत्र और सत्ता को ही इस देश के संविधान के साथ जोड़कर चलती है। तो ऐसे में इस देश के भीतर कोई मुद्दा मायने रखता नहीं है। मुद्दा कोई भी उठा लीजिए, उस मुद्दे को आखिरी तक ले जाने के लिए आपको चुनाव मैदान में जाना पड़ता है। और चुनाव मैदान अगर पहले से तय हो चुका हो तो फिर आपकी हथेली खाली होगी। तो क्यों नहीं आज इस किताब को खोला जाए, क्योंकि 17 सितंबर में तो अभी भी खासे दिन हैं। 10 दिनों का वक्त अभी भी बचा हुआ है। तो इस 10 दिनों के भीतर क्या हुआ, क्या होगा और इससे पहले जो हो रहा था, अगर तीनों को जोड़ डालिए तो एक एक कदम आप आगे बढ़ाते आज चलिएगा। 2 दिनों के बाद इस देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति जो एनडीए का कैंडिडेट हो, उसके लिए कैसी बिसात बिछानी है, यह पूरी बिसात बिछाई जा चुकी है। 2 दिन यानी 9 सितंबर, उस दिन वोटिंग होगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। प्रधानमंत्री मोदी वोट डालेंगे, उसके बाद वो रवानगी हो जाएगी उनकी पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है। स्थिति नाजुक है, त्रासदी के साथ ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। निरीक्षण करेंगे, मदद का ऐलान करेंगे। शाम 5 बजे के बाद जब वो लौटेंगे तब तक इस देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका होगा और लोग पूरे तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भूल चुके होंगे। उन परिस्थितियों को भूल चुके होंगे कि आखिर जगदीप धनखड़ जी की तबीयत एकाएक क्यों बिगड़ गई, कैसे बिगड़ गई, फिर वो सामने क्यों नहीं आए भी और जानकारी इस तर्ज पर मिली कि दरअसल वो रहने के लिए सरकारी आवास में नहीं इस वक्त, बल्कि एक फार्म हाउस में चले गए हैं जो पूर्व पॉलिटिशियन चौटाला का है। आप भूल चुके होंगे सब कुछ। तो 9 तारीख उपराष्ट्रपति मिलेगा और आप अतीत की बातों को भूल जाएं, इसकी पूरी व्यवस्था मीडिया अपने आप कर ही देगा। उपराष्ट्रपति का सचिवालय भी होता है, वह भी करेगा, राष्ट्रपति सचिवालय भी करेगा, पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी। हर चीज पर नजर किसी दूसरे शख्स की नहीं, देश के गृह मंत्री की होगी। 10 तारीख, यह और ज्यादा महत्वपूर्ण तारीख है, 10 सितंबर। इस दिन देश भर के जितने भी अलग अलग राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सभी दिल्ली आएंगे। सभी मिल बैठकर चिंतन मनन करेंगे और खुले तौर पर शाम होते होते इसका ऐलान होगा कि अब पूरे देश के भीतर एसआईआर, जिसका विरोध बिहार में हो रहा था और बिहार में तकरीबन 65 लाख वोट भी कट गए। 2 करोड़ 93 हजार वोटरों का जब निरीक्षण किया गया तो 2 करोड़ 93 लाख 62,568 वोटरों का जो निरीक्षण किया गया, उसमें से लगभग 65 लाख वोटर गलत पाए गए, उनको हटा दिया गया। विरोध होते रहा, चलते रहा, लेकिन 10 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार नहीं, फैसला तो अब पूरे देश को लेकर होना है। और 2026 में महत्वपूर्ण राज्य केरल भी है, तमिलनाडु भी है, वेस्ट बंगाल भी है, असम भी है, पुडुचेरी भी है, तमाम जगहों पर चुनाव होने हैं। उससे पहले यहां पर भी एसआईआर चुनाव आयोग करवा लेगा। यानी चुनाव आयोग की साख पर जो सवाल उठाए गए, उस साख को दरकिनार करते हुए नए तरीके से चुनाव आयोग की साख को यह कहकर 10 तारीख को ऐलानिया
तौर पर रखा जाएगा कि देखिए पूरे देश में यह कराने की जरूरत है, तो उन सवालों को भूल जाइए जो बिहार में जो हो रहा था। तो पहले राउंड में उपराष्ट्रपति, जिसके जरिए विपक्ष को कैसे मैनेज करना है या एनडीए को कैसे जोड़ना है और पुरानी बातों को भूल जाएं। 10 तारीख को चुनाव आयोग, उसकी साख पर लगा बट्टा और आने वाले वक्त में चुनाव आयोग के जरिए ही काम कराने के तौर तरीके। और उसके बाद की तारीख आती है 12 तारीख। 12 तारीख को एसआईटी, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वंतारा को लेकर, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी चलाते हैं, उस पर जो सवालिया निशान लगाए गए हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट 12 तारीख को तैयार हो जाएगी। और ऐसा होता नहीं है एसआईटी रिपोर्ट तैयार करे और सरकार को जानकारी ना मिले। सरकार को भी जानकारी मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी वो सौंप दी जाएगी, लेकिन वह रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिसके बाद कहा जाए नहीं नहीं, वंतारा ठीक चल रहा है, वहां को लेकर जो उठाए गए सवाल थे उसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, ये परिस्थितियों को अगर लागू करा दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी एक झटके में कॉरपोरेट और कॉरपोरेट के साथ कॉरपोरेट पॉलिटिक्स की सत्ता के बीच तालमेल बैठाने वाले मुकेश अंबानी बरी हो जाएंगे। वो मुकेश अंबानी जो इस दौर में 140 सांसदों को अपनी पोटली में बांधकर लेकर चलने का विचार पा रहे थे, और 12 तारीख को ही उनकी बैठक थी जो तय मानी जा रही थी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, वो टल चुकी है। अगली मुलाकात की तारीख आई नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण तो है एसआईटी की रिपोर्ट 13 तारीख। प्रधानमंत्री मोदी परसों बरस के बाद जो मणिपुर में हुआ उसको समझने, देखने और सुलझाने जाएंगे। यानी मणिपुर का सवाल इसलिए भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मणिपुर की घटना ने पूरी दुनिया के भीतर एक सवाल दिया कि आखिर एक देश के भीतर, एक राज्य में जो घटनाएं हुई, उसको लेकर इस देश की राजनीतिक सत्ता ने क्या पहल की, और जो पहल की उसमें विपक्ष का नेता तो वहां चला गया लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए। उन सवालों पर लगाम कैसे लगानी है, अब 13 तारीख को यह तय होगा। मणिपुर प्रधानमंत्री यात्रा के साथ चले जाएंगे। उसकी अगली तारीख है 15 सितंबर की। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में वही एसआईटी की रिपोर्ट जो वंतारा पे आई है, उसकी सुनवाई होगी। और उस सुनवाई के वक्त क्या कुछ होगा, क्या वो 12 तारीख को सेटल चीजें हो चुकी होंगी? क्योंकि 12 तारीख तय ही इसलिए की गई थी, एसआईटी रिपोर्ट 12 को दे, और चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 12 तारीख को मुलाकात मुकेश अंबानी की तय थी पहले, तो इसलिए 12 तारीख तय की गई। लेकिन अब तो बैठक टल गई, लेकिन रिपोर्ट तो आएगी और 15 तारीख को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब यह मामला एक्सेप्ट किया था, जो पीआईएल डाली गई और जिस तर्ज पे एक्सेप्ट किया था, उसको दुनिया को खबर ही नहीं लगी कब यह कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, और अब सुनवाई हो रही है। तो यह सब कुछ जनता के लिए नहीं है, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी गोटियों को ठीक करने के लिए है, अपनी बिसात बिछाने के लिए है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे 1 सितंबर को एथेनॉल का मामला, जो 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, नितिन गडकरी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में उस याचिका को खारिज कर दिया, कहा इसकी जरूरत नहीं है। अगला सवाल यह भी था, ये तक पहुंचने की, यानी यहां तक स्थिति लाने की जरूरत क्या थी कि आप एक पीआईएल डालिए, सुप्रीम कोर्ट बोले अच्छा देखते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट देखे और खारिज कर दे, और उन सब के बीच के जो 3, 4, 5, 6 दिन थे, उस 6 दिनों में नितिन गडकरी कटघरे में उनके बेटे की कंपनी जो एथेनॉल बनाती है उसके करोड़ों के लाभ, वारे न्यारे, 1600% से ज्यादा नेटवर्थ का बढ़ना, सब कुछ को लेकर बहस हुई और चर्चा यहां तक आकर खड़ी हो गई कि दरअसल ये खेल अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए ही देते हैं। यानी राजा की टीम में कोई ईमानदार ही नहीं है। तो ठीक उसी तर्ज पर वंतारा भी आ गया। अब इन सब के बीच एक सवाल और है। आरएसएस 3 दिनों तक दिल्ली के विज्ञान भवन में, जो सामान्य तौर पर इससे पहले विज्ञान भवन में संघ ने कोई सेमिनार किया नहीं होगा, लेकिन विज्ञान भवन को खोला गया, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई बड़े फंक्शंस होते हैं उसके लिए विज्ञान भवन दिया जाता है, लेकिन इस बार संघ को दिया गया।
और 3 दिनों तक लगातार हर दिन जुटते थे सुबह लोग और शाम में चले जाते थे। जो बाहर निकलते थे उसमें से अधिकतर स्वयंसेवक रह चुके हैं। जो बाकी बचे वो इस सरकार के साथ खड़े हैं, कुछ और बच गए तो वो संघ के साथ खड़े हैं। लेकिन इन 3 दिनों में सर संघ चालक ने क्या क्या कहा शायद किसी को याद होगा भी नहीं। और इतना ही नहीं, उसके बाद जब इस देश की आर्थिक नीतियों को लेकर मुरली मनोहर जोशी ने जो पर्चा रखा और जिन बातों का जिक्र किया, उसमें शायद इस देश के भीतर यहां की प्रकृति से खिलवाड़, यहां के रोजगार से खिलवाड़, यहां के एजुकेशन से खिलवाड़, यहां के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से खिलवाड़, यहां की इकोनॉमी का डूबना, पश्चिम देशों की पूंजी का इंतजार करना, निवेश को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए, लेकिन वह भी मायने नहीं रखा। अब जोधपुर की बैठक भी मायने नहीं रखती है। जोधपुर में जो एक बैठक है उसको मान लिया गया हर बरस होती है, तो इस बरस भी हो रही है, यानी वह भी मैनेज हो गए। गडकरी कटघरे में थे, मैनेज कर लिए गए। मुकेश अंबानी कटघरे में थे, मैनेज कर लिए गए। आरएसएस कटघरे में थी, मैनेज कर लिया। और कटघरे का मतलब यहां है कि अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो आप कटघरे में होंगे। तो सब कुछ मैनेज होता चला गया और तारीख नजदीक आ गई 17 सितंबर, जब प्रधानमंत्री मोदी 75 बरस के होंगे। इस पूरे मैनेज करने की प्रक्रिया और आने वाले वक्त में किस दिशा में किसे क्या क्या काम करने हैं, और इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में इस देश में सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा, ईडी कौन संभालेगा, सीवीसी कौन होगा, आने वाले वक्त में जजों की लिस्ट में किसको शामिल कहां पर होना है, नौकरशाही में कौन सबसे आगे रहेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी किसको बनना है, किस तर्ज पे काम करेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होगा, एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा, सारी चीजें निर्धारित इस दौर में हायरार्की को लेकर या फिर कहें मैनेज करने को लेकर हो रही है। सही मायने में देश इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ही चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो हैं, उनकी मौजूदगी असर डालती है, लेकिन गृह मंत्री की मौजूदगी उस असर को इतने ताकतवर के साथ रखती है कि हर कोई सहम सा जाता है। सब कुछ चीजें अनुकूल हो गई, हर कोई मैनेज हो गया। तो फिर 17 तारीख को जोर शोर के साथ अगर आपको यह आवाज सुनाई दे जाए कि प्रधानमंत्री मोदी की अब अंतर्राष्ट्रीय छवि, जिसके सामने ट्रंप को भी नतमस्तक होना पड़ा, चीन को भी अपने दरवाजे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ही खड़ा किया, वो रशिया हो, वो एससीओ की बैठक हो, ब्रिक्स हो, वो क्वाड हो, वो राष्ट्रपति ट्रंप हो, वो इजराइल हो, वो ईरान हो, ध्यान दीजिए सबके केंद्र में कोई दूसरा शख्स नहीं, प्रधानमंत्री मोदी है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिनकी मान्यता इतनी बड़ी और व्यापक होगी, आप क्या चाहते हैं कि वो पद छोड़ दें? इम्पॉसिबल सी चीज है। तो क्यों नहीं गान इस बात का किया जाए कि जब वो चाहें तभी छोड़ें, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं। और यह परिस्थिति तभी आ सकती है जब इस बात का खुले तौर पर ऐलान हो जाए, बीजेपी भी सरकार की, संगठन भी सरकार के लिए, अध्यक्ष भी सरकार के लिए, और सरकार ही सब कुछ, और सरकार के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद भी तो प्रचारक रह चुका है, स्वयंसेवक रह चुका है। तो फिर अंतर क्यों देखते हैं और यह धारणा क्यों बना लेते हैं कि दरअसल आप ऐसी भूमिका में हैं जहां पर आप संगठन संभालना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं? तो टकराव तो हो सकता है, लेकिन उस टकराव का परिणाम इस देश की राजनीतिक सत्ता जो संभाले हुए है और पूरी दुनिया को इस वक्त मैनेज किए हुए, आप उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। इस धारणा को आप भूल जाइए। तो अपने भाषण में सरसंघ चालक ने कहा भी तो, मैंने किसी को नहीं कहा कि वो रिटायर हो जाए, मैंने खुद के बारे में भी नहीं कहा मैं रिटायर हो रहा हूं। ये मैसेजेस जो हैं उस 75 बरस से पहले के हैं, जो 75 बरस के बाद की लकीर क्या खींचेंगे इस दिशा में जाने वाले हैं। उससे पहले 2-3 संकेत और उभरकर सामने आ गए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश संभालें, इससे कहां इनकार है। और जब तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हैं, उनकी राजनीतिक सत्ता को अखिलेश यादव डिगा नहीं सकते हैं। यह मैसेज दिल्ली के जरिए संघ के चौखट पर पहुंच गया। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा ने भी कहा, कौन परेशान कर रहा है,
देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सत्ता को संभालें, वहां पर एकनाथ शिंदे को भी समझा दिया गया, आप दाएं बाएं मत देखिए, आप भटक जाते हैं, भटक जाएंगे तो मुश्किल होगी, हम तो चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन आपका भविष्य क्या होगा। तो एक झटके में एकनाथ शिंदे भी ये कहते हुए सामने आ गए, नहीं नहीं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे ये लगे कि हमने बड़ी बेहतरीन काम के साथ कुछ उपलब्धियां हमारे तमगे के साथ जोड़ दी जाए, बिल्कुल नहीं, यहां कोई होड़ भी नहीं है, सब कुछ सामान्य सा चल रहा है, सब कुछ एक साथ खड़े हैं। यानी बीजेपी और संघ अलग नहीं है, यानी संघ बीजेपी और सरकार अलग नहीं है, यानी सरसंघचालक या बीजेपी के भीतर उठते हुए सवाल भी अलग नहीं है। ये सारी बातें एक झटके में एक पिरामिड की दिशा में जाकर खड़ी हो गई, जिसकी शीर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, और उनकी शीर्ष पर मौजूदगी के बीच में अगर कोई एक इतनी मोटी लकीर बना रहा है जिस लकीर पर हर किसी को चलना ही है, तो वह देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। सब कुछ अनुकूल है, प्रतिकूल परिस्थितियां कहां आती, प्रतिकूल परिस्थितियां तब आती जब आप 15 तारीख को सुनेंगे कि हां वनतारा में ताला लग जाए, जो संभव नहीं है। जब आप सुनेंगे उपराष्ट्रपति अच्छा इंडिया गठबंधन का जीत गया, जो एनडीए ने खड़ा किया था वो हार गया, कोई स्थितियां नहीं है। जब आप सुनेंगे कि कद्दावर नेता बीजेपी के भीतर से कुछ सवाल उठा रहे हैं, यह भी आप नहीं सुनेंगे, तो फिर बचा क्या। और क्या वाकई सामूहिकता का बोध इस तर्ज पर इस तरीके से इस दौर में आ गया जिसमें सभी खामोश हो गए, या फिर सभी ने मान लिया उनके पास भी कोई विकल्प है ही नहीं। यानी विपक्ष जो पार्टी के भीतर है, विपक्ष जो संघ के भीतर वैचारिक और विचारधारा के साथ है, विपक्ष जो कॉरपोरेट की पूंजी को समेटे हुए है, विपक्ष जो इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हिस्सेदारी डालकर भारत की राजनीतिक सत्ता को डिगाने की भी सोच रहा है, विपक्ष जो कैबिनेट से लेकर संगठन के बीच कहीं भी पनपने की स्थिति में है, वो विपक्ष गायब कर दिया गया। तो फिर कयास किस बात के हैं? उस विपक्ष के जो वोट चोरी का नारा लगा रहा था, उस विपक्ष के जो अपने आप को इंडिया गठबंधन के तौर पर यह कहकर कह रहा था कि देखिए हमारे साथ ज्यादा बड़ी ताकत है। तो विपक्ष के सामने मैसेज अब बहुत साफ है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ा मैसेज यह है कि अब वो क्या करेगा। मुद्दों को उठाकर चुनाव जीत नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव उसकी हथेली से चुनाव आयोग ने छीन लिया है। इस देश के भीतर किसी भी मुद्दे को लेकर वह किसी भी वर्ग विशेष को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि इस देश के तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हों या फिर उस तबके से जुड़े हुए जो भी कार्य हो, वो सब कुछ सत्ता अनुकूल है और सत्ता के इशारे पर है। तो फिर विपक्ष कहां पर है? शायद इसीलिए अब नजरें केरल में है, नजरें तमिलनाडु में है, नजरें पश्चिम बंगाल में है, और इन तीनों राज्यों में अगली खेप में बिहार के बाद एसआईआर शुरू हो जाएगा। इस एसआईआर को समझना इसलिए आखिर में जरूरी है क्योंकि मुद्दों के आसरे अगर जनता वोट दे रही है और वो वोट परिणाम में तब्दील होने की स्थिति में ही नहीं आएंगे, तो फिर आपको उस वोटिंग प्रक्रिया के हिस्सेदारी में राजनीति की शुरुआत करनी होगी। इसीलिए जरा समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने 10 तारीख की जो बैठक बुलाई है और उसमें सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को शामिल होने का निर्देश दिया है, और खास तौर से असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पहले राउंड में, यहां पर 2026 में वोटर लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। इस वोटर लिस्ट अपडेट के दायरे में बिहार छुपा हुआ है, वही बिहार जहां पर 2,93,00,000 वोटरों का वेरिफिकेशन किया गया और उसमें से 65,64,000 वोटरों के नाम कट गए हैं। जो वोटर आखिर में मतदाता के तौर पर मौजूद है उसमें 7,80,22,933 मतदाता है। जो 65 लाख से ज्यादा वोटर कटे हैं, उस 65 लाख वोटर में से अगर हिस्सेदारी जरा सी भी आरजेडी और कांग्रेस की होगी तो फिर यह मानकर चलिए चुनाव परिणाम आपकी आंखों के सामने अब रेंगने लगना चाहिए। जो कुछ हुआ था 2020 में
उससे बड़ी जीत हासिल हो जाएगी इस वक्त एनडीए की। जो जीत हासिल उस वक्त आरजेडी ने की थी, 75 सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीट जीत हासिल कर ली थी, और उस वक्त तो ये भी लगने लगा था आरजेडी 100 ना छू जाए और सत्ता में न आ जाए। शायद वो सारा पाठ इस दौर में पढ़ लिया गया और इसीलिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। लेकिन अगला नंबर ममता का होगा। असम अपने अनुकूल होगा, तमिलनाडु और केरल में सेंध लगाने की परिस्थितियां हैं और इसीलिए इस पूरे रास्ते को बनाया गया है। तो सबसे बड़े आखिर के 3 सवाल। पहला सवाल किसी के जहन में भी अब आ चुका होगा कि अच्छा 75 बरस के होंगे तो हमें हैप्पी बर्थडे तो कहना ही पड़ेगा, और इस हैप्पी बर्थडे का मतलब यह होता है कि वो हैप्पी है, आप हैं, और जब तक आप हैं आप जिए हजारों साल और हर साल की उम्र हो हजारों बरस। दूसरा सवाल है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका एक मतलब यह हो गया कि इस दौर में जो भी धारणाएं विचारधारा को लेकर, देश की पॉलिसीज को लेकर, देश के भीतर अलग अलग इश्यूज को लेकर और उन तमाम चीजों को लेकर जो राजनीति की जा रही थी, वो राजनीति कहीं बेअसर तो नहीं हो गई, और नई राजनीति की तलाश अब कैसे कौन करेगा, यह सवाल कहीं और बड़ा तो नहीं हो गया। लेकिन इन दो से हटके एक तीसरा सवाल जिस पर किसी की नजर जा नहीं रही है, इस देश की जनता चाहती क्या है। इस देश की जनता के भीतर जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब कौन दे रहा है। इस देश की जनता की जो भी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इस देश का मीडिया, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, इस देश की जुडिशरी, इस देश के भीतर डेमोक्रेटिक के वो तमाम पिलर जिसके आश्रय कॉन्स्टिट्यूशन किसी की ऐसी ताकत पर रोक लगाता है कि वह ऑटोक्रेट ना हो जाए, तानाशाह ना हो जाए। लेकिन एक झटके में अगर ऐसी परिस्थितियां गायब हो गई तो आने वाले वक्त में इस देश के राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए नहीं होगी, बल्कि उस जनता के इंतजार को लेकर होगी जो जनता किस रूप में, कैसे राजनीति में बदलाव चाहती है, और राजनीति के बदलाव के साथ इस देश के भीतर वह जो अपने अनुकूल सोचती है वह कैसे होगा। यानी पॉलिटिक्स बदलाव नहीं ला सकती है जब तक जनता खड़ी ना हो, और जनता जब खड़ी होगी तो शायद ये पूरा का पूरा जो सितंबर के महीने की जो तारीख दर तारीख हमने आपके सामने रखी, यह मायने नहीं रखेगी। लेकिन तय जनता को ही करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।